तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप लोग कैसे हो? मस्त हो ना? बिल्कुल यार, मस्त ही होना चाहिए। तो आज की वीडियो में यार हम दोस्तों क्लास 11th फिजिक्स में जो समाकलन विधि से जो आपको एक गति के समीकरण देख रहे हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इन तीनों समीकरणों की स्थापना करने वाले हैं। कौन सी विधि से? समाकलन विधि से। तो थोड़ा सा यार आपको पहले समाकलन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर समाकलन के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो समाकलन से इनकी हम स्थापना कैसे कर पाएंगे। तो आओ हम थोड़ा सा समाकलन के बारे में आपको नॉलेज दे देते हैं। तो आओ जरा देख लो ध्यान से। तो आपको बेटा ये तो पता ही है कि जो समाकलन है क्या होता है बेटा? समाकलन होता है। इस समाकलन को इस वाले चिन्ह से व्यक्त करते हैं। मतलब अगर किसी का समाकलन करना है तो ये वाला चिन्ह लगाना पड़ेगा। हाँ, लगाना पड़ेगा। लेकिन यार पहले साथियों, इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होता है। कभी dx लिखा होता है सर, कभी इस वाले चिन्ह के अंदर dt लिखा होता है सर, है ना, कभी इस वाले चिन्ह के अंदर dy लिखा होता है सर। कुछ कुछ लिखा होता है, ये हमें समझ में नहीं आता। तो बेटा जो समाकलन है किसी चर के सापेक्ष में होता है। समाकलन जो है किसी चर के सापेक्ष में होता है। तो आप देखो इसके अंदर ये dx लिखा है, मतलब ये जो समाकलन है बेटा x के सापेक्ष हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है? x के सापेक्ष। जैसे ये dt है तो यहाँ पर ये t के सापेक्ष हो रहा है, यहाँ y है तो ये किसके सापेक्ष हो रहा है? y के सापेक्ष हो रहा है। तो यह ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर चर लिखा होता है उसके सापेक्ष समाकलन होता है। जैसे आपको बता दें जो dx है, इस dx का समाकलन आपका बेटा क्या होता है? x होता है। dx का क्या होता है? x होता है। ठीक है, तो dt का क्या होगा सर? देखो dx है तो x हुआ, तो dt होगा तो t होगा, है ना। यहाँ dy होगा तो इसका समाकलन y होगा। क्लियर है मेरे बात साथियों? तो आपको ये ध्यान रखना है, dx का समाकलन x होता है, dt का t, dy का d। इसके अलावा कोई यहाँ पर दूसरा नंबर होता, जैसे मान के चलो s होता, तो यहाँ पर क्या आ जाता? s आ जाता। तो कम से कम ये फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप राइट साइड में इनको भी लिख लेना कि dx का समाकलन क्या होता है? x होता है। क्लियर है? अब मेरे प्यारे साथियों, समाकलन जो है उसमें एक लिमिट रखी जाती है कि मतलब आप समाकलन कहां से कहां तक कर रहे हो, ये एक लिमिट रखी जाती है ना। और उस लिमिट को यहाँ पर रखा जाता है। जैसे मान के चलो ये जो समाकलन हम x का कर रहे हैं, लेकिन x का समाकलन कहां से कहां तक कर रहे हैं, वो लिमिट कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? वो लिमिट कहलाती है, लिमिट कहलाती है। तो जैसे हम जो dx है इसका समाकलन x बराबर 0 से x बराबर 1 तक कर रहे हैं, तो हम ये जो लिमिट होती है वो इसके ऊपर रख देते हैं। समझ आ रहा ना? तो dx का समाकलन हम कहां से कर रहे हैं? x बराबर 0 से x बराबर 1 तक कर रहे हैं, तो ये जो लिमिट रख दी जाती है। लेकिन जब ये जो समाकलन हम कर चुकते हैं ना, तो ये जो लिमिट है ना, इसके ऊपर हम वर्गाकार ब्रैकेट में लिख देते हैं। ऊपर वाली लिमिट ऊपर और नीचे वाली लिमिट नीचे, ऐसे रख देते हैं। फिर ये सर लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखो लिमिट हम बेटा सॉल्व कैसे करते हैं, पहले ऊपर वाला मान रखते हैं और फिर नीचे वाला मान रखते हैं। तो देखो जैसे x की जगह, जो अंदर क्या है? x है, तो x की जगह हमें पहले क्या रखना है? 1 रखना है। तो x की जगह हमने पहले क्या रख दिया? 1 रख दिया। फिर माइनस लगाते हैं, फिर x की जगह हम नीचे वाली लिमिट रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। वैसे अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो ये समाकलन आपको आता होगा, ये लिमिट सॉल्व करना आपको आती होगी। ध्यान रखना इस बात को, थोड़ा सा मैंने बता दिया, अब मैं इसको करा रहा हूं और मैं फिर इनको बताता चलूंगा, टेंशन मत लो। तो आपको पता है ये गति के समीकरण है, v बराबर u प्लस at प्रथम है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर द्वितीय समीकरण है, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as ये हमारा तृतीय समीकरण है। ये तो आपको नॉलेज में ही होगा। और आपको ये भी पता है u आपका प्रारंभिक वेग है, v आपका अंतिम वेग होता है, और ये त्वरण है, और s क्या है? विस्थापन है। इतना आपको नॉलेज होगा। और इसके अलावा ये भी आप जानते होंगे कि बेटा जो त्वरण है वो त्वरण की परिभाषा क्या है? वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग में परिवर्तन बटे क्या होता है बेटा? समयांतराल होता है ना। ठीक है, अब ये सर परिवर्तन को हम किससे व्यक्त करते हैं ये हमें पता नहीं, तो आओ सुन लो बेटा। जो परिवर्तन है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना शब्द परिवर्तन, इस परिवर्तन को बेटा हम डेल से व्यक्त करते हैं या फिर डी से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना,
जो परिवर्तन है ना बेटा इसको डेल या टी से व्यक्त करते हैं। क्लियर है? तो अब भी ध्यान रखना, देखो ये किस में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन, तो वेग को हम किससे व्यक्त करेंगे, v से, और परिवर्तन के लिए d लगा दो या डेल लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका dv। और समय अंतराल मतलब अंतराल, समय में परिवर्तन, समय अंतराल का मतलब क्या है, समय में परिवर्तन, तो समय को हम किससे व्यक्त करते हैं, t से, और परिवर्तन के लिए d, तो जो त्वरण a है इसका सूत्र क्या होता है बेटा, dv/dt। क्लियर हुआ? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल। आओ हम अब प्रथम समीकरण की स्थापना करते हैं। समय नहीं लगाना, चीजों को अच्छे से समझना, दिमाग में जमाना है, फिर हम स्थापना करेंगे, क्योंकि ये पेपर में आते हैं, पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो v बराबर u प्लस at प्रथम समीकरण की स्थापना कर ले रहा है। ठीक है, तो भाई अब देखो वेग है, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, समय है, त्वरण है, तो मतलब कोई जो वस्तु है वो गति कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी। जब प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, तो गति तो वस्तु कर रही होगी। तो हमने कुछ नहीं लिखा, एक लाइन लिखा, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण, मतलब समान त्वरण, त्वरण में परिवर्तन नहीं होने दे रहे हैं हम, त्वरण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम एक समान त्वरण से चला रहे हैं। तो माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से सरल रेखा में गति कर रही है। अब सरल रेखा एक सीधी रेखा है ना, तो इसमें गति कर रही है, तब t समय में वस्तु का वेग मान लिया v है। तो देखो समय हमने क्या दिया t, तो वस्तु का वेग क्या हो गया, हमने मान लिया v मान लिया, क्या मान लिया, v मान लिया। तो अगर हम समय अंतराल, समय में परिवर्तन करेंगे, ये जो t समय में वस्तु का वेग क्या है, v है, अगर हम समय में परिवर्तन करेंगे, देखो हमने समय में परिवर्तन कर दिया, t को हमने डेल t बना दिया, तो समय में परिवर्तन कर दिया, तो यहाँ आप बताओ वेग में परिवर्तन भी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल समय में परिवर्तन होगा, तो वेग में परिवर्तन भी निश्चित है। ठीक है, अगर मैं गाड़ी को तेज चलाऊंगा है ना, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन गाड़ी को मद्दा कर दूंगा, मतलब स्लो कर दूंगा, तो मैं देर में पहुंचूंगा। मतलब समय में जैसे ही परिवर्तन होगा तो वेग में भी परिवर्तन होगा, चाल में भी परिवर्तन होगा। तो d समय वस्तु का वेग v मान लिया, तथा समय अंतराल dt में वस्तु का वेग में परिवर्तन क्या मान लिया हमने, dv मान लिया, क्या मान लिया, dv मान लिया। तब जो आपका त्वरण है, जब आपका जो त्वरण है a बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत है? नहीं होगी, है ना। अब यहाँ देखो, जो इसको जो है, जो dt है आपका, ये आपका क्या है, dt है, dt को आप इधर ले जाओ, dt को आप कहाँ ले जाओ, a के पास, तो ये हो जाएगा a dt बराबर dv, a dt बराबर क्या हो जाएगा, dv। यहाँ तक कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? नहीं। तो आप देखो ये dt है मतलब समय के लिए है, और ये dv है मतलब वेग के लिए है। किसके लिए है बेटा, वेग के लिए। ये समय जो है dt, यहाँ dt लिखा है ना, t लिखा है ना, मतलब ये समय है, और v लिखा है मतलब ये क्या है, वेग है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, समाकलन विधि से स्थापना करना है। तो ये जो समीकरण आपका आ गया है, इसको समीकरण नंबर आप 1 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन हम इसका करेंगे, तो ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, इसका हम समाकलन करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, हमने यहाँ समाकलन करने पर लिख दिया, और इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, समाकलन का चिन्ह लगा देंगे a, और ये dt, और इसका करेंगे तो इसमें भी समाकलन का हम क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं। अब देख बेटा, थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना है। आप देखो ये किसका समाकलन हो रहा है, t का, किसका हो रहा है, t का, यहाँ किसका समाकलन हो रहा है, v का, है ना। तो अब जब t का समाकलन हो रहा है, तो समय कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। कोई भी जो समय है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से प्रारंभ होगा। तो समय आपका समय के सापेक्ष हो रहा है, तो ये 0 से प्रारंभ होगा, तो ये 0, और 0 से हम कहाँ ले जा रहे हैं, t समय तक, तो यहाँ लिख दिया हमने t। ठीक है, अब ये क्या है, वेग। अब वेग कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रारंभिक वेग से। तो प्रारंभिक वेग हमारा u है, और अंतिम वेग हमारा क्या है, v है। तो हम वेग को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, u मतलब प्रारंभिक वेग से, और कहाँ तक ले जा रहे हैं, v तक। आपको समझ आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको मैंने डी भी लिख दिया। ठीक है, समय हमने 0 से, देखो प्रारंभ से अंतिम तक ले जाते हैं, तो समय 0 से स्टार्ट होगा और t तक ले जाएंगे, और जो वेग है वो भी 0 से स्टार्ट होगा, जिसको हम v तक ले जाएंगे। लेकिन हम 0 को है ना प्रारंभिक वेग बोलते हैं, तो हमने यहाँ u लिख दिया। क्लियर है? अब हम देखो a का समाकलन नहीं होगा, तो a हो जाएगा बाहर। ठीक है, a हो जाएगा बाहर, क्योंकि नियतांक जो है उसका समाकलन नहीं होता, तो a को हमने कर दिया बाहर। अब अंदर बेटा क्या बचा है, ये हमारी लिमिट लगी है 0, और ये लगी है t, और अंदर बचा है dt, और यहाँ पर बेटा क्या है, तो देखो
हाँ, इसका समाकलन हो जाएगा। इसका समाकलन क्या हो जाएगा बेटा? dv का क्या होगा? v हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था dx का समाकलन क्या होता है? x होता है, तो dv का क्या हो जाएगा? v। लेकिन जो लिमिट होती है, इस लिमिट को हम एक वर्गाकार ब्रैकेट लगाते हैं और इसके ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, ऊपर क्या थी? v, और नीचे क्या है? u। तो ये दोनों लिमिट को हम ऐसे रख देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे बेटा हम इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ी जगह कम होने के कारण यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, या फिर इसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि ये अब आपको पता है। ठीक है, चलो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका a है, तो ये a तो बाहर ही रहेगा, a तो बाहर ही रहेगा बेटा। ठीक है, और dt का क्या हो जाएगा बेटा? जैसे dx का x होता है, तो dt का क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। ये हो गया t। अब ये जो लिमिट है, एक वर्गाकार ब्रैकेट लगा के हम कहाँ रख देंगे बेटा? ऊपर रख देंगे। ये 0 और ये रहा t। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? नहीं। तो ये हो गया बराबर बेटा क्या है हमारा? अब ये जो लिमिट है इसके अंदर हम रख देंगे, या फिर इसको एक बार ज्यों का त्यों लिख दो, क्योंकि दोनों की लिमिट हम साथ में रख देंगे। ये भी रहा और ये भी रहा। अब ये जो लिमिट है इसके अंदर रखना है, पहले ऊपर वाली रखना है और फिर नीचे वाली रखना है। ठीक है, तो ये a बाहर रहने दो, तो जो t की जगह है पहले क्या रखेंगे? ऊपर वाली लिमिट। तो t की जगह क्या रखेंगे? t, क्योंकि ये t है ना, तो t की जगह एक बार t ही रख देंगे, और फिर t की जगह एक बार क्या रखेंगे? 0, क्योंकि माइनस करके रख देंगे, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली। ठीक है, अब यहाँ देखो, पहले अब v की जगह ऊपर वाली लिमिट फिर नीचे वाली, तो v की जगह एक बार क्या रखेंगे? हम v रखेंगे, तो v आ जाएगा, और v की जगह एक बार क्या रखेंगे? माइनस करके u रखेंगे। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब जो है इसका अंदर गुणा कर दो। अब देखो 0 का कोई मतलब नहीं रहता, 0 का कोई मतलब नहीं रहता, तो ये t बचेगा, तो ये 80 हो गया, ये आपका v और ये माइनस u। अब जो माइनस वाला u है इसको आप बराबर के इस तरफ ले जाओ। ठीक है, तो इस तरफ ले जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा? माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का, और सॉरी प्लस का u, और ये प्लस का आपका 80, प्लस का 80 बराबर क्या है? v। तो या फिर आपको v को इस तरफ लिख देना, तो v बराबर ये आपका u प्लस 80, u प्लस 80, जो आपका कौन सा समाकलन हो गया? प्रथम समीकरण की स्थापना हो गई। आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा क्या है? कठिन, क्योंकि इसमें समाकलन है। आपको एक बार समाकलन अच्छे से आता है ना, तो फिर ये कठिन नहीं है, लेकिन समाकलन में थोड़ी सी दिक्कत है, तो फिर ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा कठिन आपको लग सकता है ना। बट टेंशन नहीं है, हमने एक एक चीज बहुत आराम से समझाई है। आई होप आपको समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से दिक्कत नहीं होगी। फिर साथियों, अब हम समाकलन विधि से गति के जो द्वितीय समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसकी स्थापना करने वाले हैं। तो आपको ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है चीजों को, एक से एक तरीके से। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है। तो आओ स्थापना हम करते हैं। तो हम s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की स्थापना जो है ना हम कर रहे हैं, और ये स्थापना यहाँ से हमारी प्रारंभ है। ठीक है, तो हमने बस एक लाइन में लिखा कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण, मतलब एक समान त्वरण, त्वरण यहाँ पर बदलेगा नहीं, त्वरण यहाँ पर बदलेगा नहीं, हमने एक समान बोल दिया। तो माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से सरल रेखा में गति कर रही है, क्योंकि हम अभी सरल रेखा पढ़ रहे हैं, तो सरल रेखा में ही हमें गति कराना है किसी भी वस्तु को। ठीक है, गति कर रही है, तब वस्तु का प्रारंभिक वेग तो भाई u होता है ना, अंतिम वेग क्या होता है? v होता है। अंतिम वेग क्या होता है? v। तो हमने मान लिया वस्तु का प्रारंभिक वेग v है, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग क्या मान लिया हमने? v मान लिया। ठीक है, अब हमने एक यहाँ पर एक स्थिति मानी, देखो कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो विस्थापन तो संभव है, विस्थापन तो उसमें होगा, क्योंकि वस्तु अगर गति कर रही है तो विस्थापन तो निश्चित है, होगा यार, बिल्कुल होगा। तो हमने क्या माना यहाँ पर? t बराबर 0 पर विस्थापन हमने x0 मान लिया। क्या मान लिया? x0, क्योंकि t बराबर 0 मतलब जब समय चालू नहीं हुआ होगा, मतलब कोई वस्तु जब गति कर नहीं रही होगी तो विस्थापन होगा ही नहीं, तो वही हमने मान लिया। t बराबर 0 पर विस्थापन क्या मान लिया? x0 मान लिया। ठीक है, x0 मान लिया, और t बराबर t, मतलब t बराबर t का मतलब है कि कोई समय होगा आपका, जैसे 10 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद या कोई भी समय हो सकता है। तो t बराबर t सेकंड पर विस्थापन हमने क्या मान लिया बेटा? x1 मान लिया। क्या मान लिया? x1 मान लिया। तो अब हमें इस सूत्र की स्थापना करना है। तो हमें पता है बेटा वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। और ये जो वेग है वो आपका अंतिम वेग मान ले रहे हैं हम। कौन सा वेग है? अंतिम वेग। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, तो वेग ये है v रख दिया, वेग की वैल्यू हमने क्या रख दी? v रख दी। अब विस्थापन x0 से x1 होगा, x0 से कहां होगा? x1 तक होगा, और समय अंतराल t0 से क्या होगा? t1 तक होगा कि नहीं? ठीक है, तो अब देखो
विस्थापन मान लिया हमारा ये x0 माइनस क्या है x1 है। x0 माइनस क्या मान लिया बेटा मैंने x1 मान लिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं। या फिर आप इसको उल्टा करके मान सकते हो, उल्टा करके आप क्या मान सकते हो x1 माइनस x0 और समय अंतराल क्या मान लो, समय अंतराल मान लो बेटा ये पहला जो समय है वो आपका 0 है ना, या फिर t से क्या हो गया 0 हो गया, ऐसा मान सकते हो। अब देखो ये आपका क्या है परिवर्तन है, ये आपका क्या है परिवर्तन। समय अंतराल देखना है ना बेटा, समय अंतराल तो t से कहाँ है 0 है, तो समय अंतराल। तो आपको सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये विस्थापन है, ये क्या है विस्थापन, मतलब जो स्थिति है उसमें अंतर है, और ये समय अंतराल मतलब समय में क्या है अंतर है। तो आपको ये पता है कि जब ये विस्थापन है मतलब स्थिति में अंतर है तो क्या इसको हम dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इस समय में अंतर है तो क्या इसको हम dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है? कोई कहानी, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलो अब ये समय में अंतर था तो हमने समय में अंतर कर दिया, इसमें से इसको घटा दिया। ये विस्थापन था तो विस्थापन स्थितियों में अंतर होता है, तो पहले स्थिति ये थी और बाद में स्थिति ये है, तो इसमें से इसको घटा दिया या इसमें से इसको घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये परिवर्तन है और परिवर्तन को हम किससे बताते हैं बेटा d से, और x में है तो ये x समय में परिवर्तन है, ये आपका dt होगा, ठीक है। अब यहाँ से बेटा हम क्या कर रहे हैं dx की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये dx बराबर इसको हम ले जाएंगे इधर, तो ये हमारा हो जाएगा v और ये dt। कोई दिक्कत? ठीक है। अब बेटा हम एक किंतु लगाएंगे, है ना, क्या लगाएंगे बेटा एक किंतु लगाएंगे। किंतु आपको देखो v बराबर u प्लस एटी, ये आपको पता है v बराबर क्या होता है u प्लस एटी। अब ये कहाँ से पता, तो आपने गति का जो प्रथम समीकरण नहीं किया है ना, अब भी हमने उसकी स्थापना की है तो उससे हमें ये पता है, तो v की जगह हम क्या रख देंगे बेटा u प्लस एटी रख देंगे, ठीक है। तो ये आपका dx ही रहा ज्यों का त्यों, और इस v की जगह क्या रख देंगे u प्लस एटी, तो ये u और ये प्लस एटी है ना, और इसके बाहर क्या है बेटा dt है, इसके बाहर क्या है dt, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये dx हो गया, अब dt का u में करेंगे तो ये हो जाएगा u dt हो जाएगा, और dt का इसके साथ करेंगे तो ये 80 और ये रहा आपका dt। क्लियर है कहानी? अब हमारा ये जो समीकरण बन गया है इसका हम समाकलन बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बेटा एक लाइन यहाँ पर लिखी है कि समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो हम सबका क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे, ठीक है। समाकलन करेंगे तो समाकलन का हम क्या लगाएंगे चिन्ह लगाएंगे, इसमें लगा दिया चिन्ह, ठीक है। अब इसमें भी समाकलन का चिन्ह लगाओ तो ये u और ये रहा आपका dt, इसमें भी समाकलन का चिन्ह लगाओ, प्लस इसमें भी समाकलन का चिन्ह लगाओ, ठीक है। तो ये a t और ये dt। क्लियर है कहानी? अब यहाँ ध्यान सुनना, ये dx का समाकलन का dx क्या है विस्थापन, और ये विस्थापन कहाँ से कहाँ है, कहाँ तक है x बराबर 0 से x1 तक है, तो इसकी लिमिट क्या डालो x बराबर 0, x बराबर 0, या फिर आप x0 कर दो, x0 से कहाँ तक है x1 तक है। अब ये किसका हो रहा है dt का हो रहा है। देखो पहले यहाँ पर सुन लो, एक मिनट, इसको अभी लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ी बाद में लगाऊंगा लिमिट, ठीक है, या फिर लगाना हो तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है x1। अब ये dt का हो रहा है, dt के सापेक्ष हो रहा है, देखो अंदर t है मतलब अंदर dt है मतलब t के सापेक्ष हो रहा है, तो समय की लिमिट लगाओ, समय कहाँ है 0 से t तक है, तो ये रहा आपका 0 और ये रहा आपका t। ये भी देखो dt का हो रहा है तो ये भी 0 और ये रहा आपका t। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन आप यहाँ देखो किसके सापेक्ष हो रहा है t के सापेक्ष, तो t के लिए जो u है वो तो कांस्टेंट होगा, जो t है t के लिए u क्या होगा कांस्टेंट, क्योंकि अगर यहाँ t ही होता तो अंदर रहने देते, है ना, t ही होता तो वो वेरिएबल माना जाता, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो t के लिए u अलग है ना, तो u को हम क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे, क्योंकि u का समाकलन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया dx का समाकलन कर दें, चलो अभी बाद में करेंगे, साथ में कर देंगे सबका, है ना। x बराबर 0, ये x1, ये u आ जाएगा बाहर, क्योंकि इसका समाकलन नहीं होगा, हम dt के सापेक्ष कर रहे हैं, है ना, t के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 0 से t और अंदर क्या बचा बेटा t, ठीक है, dt सॉरी, है ना। अब इधर देखो t और t, यहाँ भी t है और यहाँ भी t है, तो t किसके काम करेगा, यहाँ वेरिएबल का काम करेगा, मतलब t का समाकलन होगा, लेकिन a क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है, ये तो कांस्टेंट हो गई, तो a को हम कर देंगे बाहर, और ये होगा 0, ये t है ना, और ये t और ये रहा dt। अब हम समाकलन करेंगे बेटा एक लाइन में, थोड़ा सा आपको एक समाकलन का सूत्र याद रखना है, आपको समाकलन अगर आता है तो देखो बेटा जो x है, x का अगर dx के सापेक्ष समाकलन करें तो x का समाकलन होता है x² बटे 2,
एक्स स्क्वायर बटे 2। जैसे मान के चलो यहाँ पर एक एक्स है तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, और जो घात है उसको हम कहाँ लिख देते हैं, नीचे लिखते हैं, है ना। और अगर यहाँ 2 है, अगर यहाँ पर क्या है, 2 है, अगर इसका समाकलन करेंगे तो घात 1 बढ़ जाएगी, x की घात 3, और जो घात 3 है उसको हम लिख देंगे नीचे, ये समाकलन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से समझना मेरी बात को। तो देखो dx का यहाँ कर रहा हूँ, dx का समाकलन बेटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। और ये जो लिमिट है वो लिमिट हम कहाँ रखते हैं, एक वर्गाकार ब्रैकेट लगा के यहाँ इसके पीछे रख देते हो x0 और ये x1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका समाकलन हो गया, dx का x होता है ना बेटा, आपको पता है ना, मैं आपको पहले अब भी बताया था, मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ, dx का समाकलन क्या होगा, x, मतलब कुछ नहीं है तो x होगा, और अगर एक x है तो घात लग जाएगी और जो घात है वो बटे में लिखाई जाएगी, अगर 2 है तो घात 3 लग जाएगी और बटे में जो घात लिखाई जाएगी। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ कर रहे हैं हम। ठीक है, अब ध्यान सुनना, u तो बाहर गया, u गया बाहर, अब dt का क्या हो जाएगा बेटा, तो dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, dt का t, जैसे dx का x तो dt का t, और इसकी घात क्या है बेटा, इसकी घात है 0 से t, तो ये 0 और ये रहा t। अब यहाँ सुनो ध्यान से, अब हमारे काम की बात यहाँ पर आ गई है। तो देखो a तो बाहर गया, a बाहर गया ना बेटा, देखो बहुत अच्छे से समझना, थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा मैं कैमरा को जो है ना एडजस्ट कर रहा हूँ, है ना, ताकि आपको दिख पाए। हाँ ठीक है, अब दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका तो ये हो गया। अब देखो a तो बाहर गया, a का तो होगा नहीं, लेकिन t जैसे x है, x का क्या होता है, x और dx है तो x का क्या होता है, x स्क्वायर बटे 2 होता है ना। तो अब यहाँ t है तो t का क्या हो जाएगा बेटा, t का हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2, जो घात होगी वो लगाएंगे। ठीक है, और लिमिट क्या है, 0t, और ये रहा हमारा 0 और ये रहा हमारा t। क्लियर है? अब इस लिमिट को रखो, तो पहले हम ऊपर वाली रखते हैं और माइनस करके नीचे वाली रखते हैं। तो x की जगह पहले क्या रखेंगे हम, x1, तो ये रख दिया x1, फिर माइनस करके नीचे वाली रखेंगे तो फिर x की जगह हम क्या रख देंगे, x0। क्लियर है? ठीक है, अब ये रहा u, जो कहते हैं उसका कुछ नहीं करना। अब t की जगह ऊपर वाली फिर नीचे वाली, तो t की जगह पहले t रख देंगे तो ये रख दिया t, और t की जगह फिर 0 रखेंगे तो ये रहेगा 0। ठीक है, प्लस a, अब a तो जो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो t स्क्वायर की जगह पहले t रखेंगे तो ये t स्क्वायर ही रहेगा बटे 2, और फिर t स्क्वायर की जगह हम 0 रखेंगे तो ये 0 बटे 2 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो ये x1 और x0, x1 और x0 ये क्या है बेटा, विस्थापन है। ये क्या है, विस्थापन है। बोलो विस्थापन है कि नहीं, है ना। तो x1 माइनस x0 बराबर क्या है बेटा, विस्थापन। क्या है बेटा, विस्थापन। और विस्थापन को हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा, s से व्यक्त करते हैं। तो चाहे तो आप इसकी जगह क्या रख सकते हो, s रख सकते हो। ठीक है, अब ये u और ये t, तो u का अंदर गुणा कर दो t में तो ये ut हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, छोड़ दो इसको। अब a और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये a है ना, t स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि इसका 0 है, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो चाहे तो आप इस 2 को 1 बटे 2 कर सकते हो, 1 बटे 2 हाफ at स्क्वायर, और यही देखो हमारा द्वितीय समीकरण है। देखो यही स्थापित करना था और ये स्थापित हो गया। क्लियर है? बस इतनी सी मारी हमने थ्योरी, और बिल्कुल बिल्कुल बेटा पूरा चला बिल्कुल कैलकुलेशन पे, एक इसके बाद एक स्टेप, एक के बाद एक स्टेप, और ये पूरा स्थापित हो गया, है ना। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिए, एक बार पुनः देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे गति के 2 समीकरण हो गए हैं। अब जो है ना गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as की स्थापना करेंगे। आओ जरा हम करते हैं। तो बस हमें एक लाइन लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं, तो बेटा हम ये जानते हैं कि जो त्वरण a होता है वो आपका dv अपॉन dt होता है। ये हमने पहले समीकरण में भी बताया था। क्या त्वरण a बराबर dv अपॉन dt नहीं होता? बिल्कुल सर होता है। तो हमने बेटा कुछ नहीं किया, ये जो समीकरण 1 है इसको समीकरण 1 दे सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो बेटा, a बराबर dv अपॉन dt लिख दिया। क्या इसमें हम dx से गुणा और dx से भाग दे सकते हैं? बिल्कुल यार, हम dx से गुणा भी कर सकते हैं और dx से भाग भी दे सकते हैं, क्योंकि ये कट भी जाएगा तो इसका देखो ये कट गया, इसका कोई मतलब ही नहीं निकला, निकला का कोई मतलब नहीं निकला। तो भाई हमारा काम चलाने के लिए थोड़ा सा हमने dx अपॉन क्या कर दिया, dx। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम करने वाले क्या है कि जो dx है और dt है इसको रिप्लेस कर देंगे। मतलब dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, और dt की जगह क्या लिखेंगे, हम dx लिखेंगे। ठीक है, तो देखो हमने इसमें क्या किया, ये a ज्यों का त्यों रखा,
ये ऊपर क्या रहा dv है, इसके बटे में हमने बेटा क्या लिखा dx लिखा, क्या लिखा dx लिखा। और यहाँ देखो ये क्या है बेटा dx है, ये क्या है बेटा dx है, क्या है ऊपर dx, और इसके बटे में हमने क्या लिखा dt लिखा। क्या किया dt की जगह dx लिख दिया, dt की जगह इसको लिख दिया और इसकी जगह इसको लिख दिया, यही किया ना, ठीक है। अब हमें पता है बेटा कि जो v है वो v बराबर क्या होता है dx अपॉन dt, ये तो अभी सीखा हमने, बोलो अभी सीखा कि नहीं, बिल्कुल सीखा, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, v रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। तब हमारा ये जो a है, a बराबर क्या बन जाएगा dv अपॉन dx इंटू v, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या बनाएंगे, इसको इधर ले जाओ, इसको ले जाओ इधर, तो ये a और ये रहा आपका dx, और ये बराबर v को आगे लिख देना v, और ये रहा आपका dv। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, थोड़ा सा हम काम कर सकते हैं, है ना। अब हम इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन कर देंगे तो देखो अब इसका दोनों में समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, ये dx और इसमें लगा देंगे तो ये v, और ये रहा आपका dv। अब देखो ये x के सापेक्ष हो रहा है, तो x की लिमिट क्या रहेगी, x बराबर 0 से x1 रहेगी। अब ये देखो v के सापेक्ष हो रहा है, और v कहां से, देखो v के सापेक्ष हो रहा है मतलब वेग के सापेक्ष हो रहा है, तो वेग आपका प्रारंभिक क्या था u और अंतिम क्या था v, तो हम v को लेंगे। जैसे विस्थापन है तो विस्थापन को प्रारंभ से अंतिम तक लेंगे, ठीक है। जैसे वेग है तो वेग को हम प्रारंभ से अंतिम तक लेंगे, है ना। वेग हमारा प्रारंभिक u था ना, और अंतिम क्या था v था, बस हो गया काम, कोई टेंशन नहीं है। अब a का तो समाकलन नहीं होगा, तो a को फेंको बाहर, a को फेंको बाहर, ठीक है, a को फेंको बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी ये x बराबर 0 और ये रहा x1 और ये रहा आपका dx, ठीक है। अब ये इसका तो समाकलन होगा क्योंकि ये भी v है और ये भी v है, तो समाकलन होगा ना, ठीक है। तो ये v और ये रहा आपका dv और ये रहा आपका, ठीक है। अब इसका समाकलन करो, a रहा ज्यों को त्यों, इसका समाकलन करना बेटा, तो इसका समाकलन करेंगे तो dx का क्या होता है x होता है, dx का क्या होता है x होता है, और ये लिमिट है ऊपर लग जाएगी x1 और ये रहा x0 बराबर। अब हमने बोला था, अब भी बताया था आप लोग को, अब भी हमने आप लोग को बताया था कि भाई जो dx है इसका समाकलन क्या होता है x होता है ना। लेकिन ये x और dx है, इसका समाकलन क्या होगा, जैसे x की घात कुछ नहीं 1 है तो ये हो जाएगा x² बटे 2, घात होती है बटे में दिखाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ v है तो v का क्या हो जाएगा v² बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी घात क्या लग जाएगी, ऊपर v और नीचे u हो जाएगा ना। अभी हमने आपको बताया तो इसको हम मिटा रहा है, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे, ध्यान रखना। अब ये रखो, ये पहले ये रखो, x की जगह पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, तो ये a रहे ले लो बाहर, तो x की जगह पहले x1 रख दो, ये हो गया x1, और फिर x की जगह माइनस करके x0 रख दो, तो माइनस ये रहा x0, ठीक है, बराबर। फिर अब यहाँ v² की जगह पहले v रखना है, तो v² की जगह v रखेंगे तो ये v² ही आएगा बटे में 2 आएगा, फिर माइनस करके v² की जगह u, तो ये u² बटे में क्या आएगा 2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। देखो v² की जगह पहले v रखना है तो v² बटे 2 आ जाएगा, फिर माइनस करके v की जगह u रखना है तो v की जगह u रखा बटे 2, ठीक है। अब ये करो, ये क्या है तो ये क्या होगा s, तो देखो अब x1 माइनस x0 बराबर क्या है बेटा विस्थापन है, तो ये रहा विस्थापन, और विस्थापन को हम क्या रख देते हैं, विस्थापन को हम क्या रख देते हैं s, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे s, तो ये रहा s बराबर। अब ये क्या है v, देखो इसका एलसीएम ले सकते हो, बटे में 2 है, इसके बटे में भी 2 है, तो बटे में 2 है तो एलसीएम कितना आ गया इसका 2 आ गया, ऊपर ज्यों का त्यों v² माइनस u²। अब ये बटे वाला 2 इधर चला जाएगा, जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2as बराबर v² माइनस u²। ये जो माइनस का u² है इसको ले जाओ इधर, जब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये u² प्लस 2as, ये प्लस क्या हो गया ना u² प्लस 2as बराबर क्या हो गया v², या फिर आप इसको v² बराबर u² प्लस 2as ये लिख सकते हो। बोलो दिक्कत है नहीं ना। तो ये हमारा गति का तृतीय समीकरण हो गया। तो बेटा ये हमने ऐसे करके गति के तीनों समीकरणों की स्थापना की है। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।